ऑन कर दें जी। ऑफिशियली हमारा पहला लेक्चर, ठीक है, ऑडिट का। सबसे पहले आपको नोट्स मिल गए हैं, ठीक है। सबसे पहले कि हम नोट्स क्यों दे रहे हैं, बुक क्यों नहीं दे रहे? भाई बुक ही है, आई कैप की बुक है, 100% आई कैप की बुक के होंगे क्योंकि पेपर उसी ने लेना है। आई कैप की बुक से हमें 2-3 गिले हैं। नंबर 1, यूजर फ्रेंडली नहीं है। एग्जैक्टली आइजा की जो लैंग्वेज होती है वो कॉपी पेस्ट कर देता है। अब स्टूडेंट को वो मिथ, वो लफ्ज, वो टर्म्स समझ नहीं आती, तो उसको आसान जबान में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कम से कम शुरू के चैप्टर तो इस तरह के होने चाहिए कि कम से कम। दूसरा, वो ला यानी आइजा की लैंग्वेज प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों को लिख देता है एक ही गो में। अब स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि ये सिलेबस है और ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है। कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट जो डेली जाके अपने नोट्स बनाए वो आई कैप की बुक के साथ चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। और हमने वही किया है कि आपको क्या बना के दे दिए, नोट्स बना दे। तीसरा, उसकी तरतीब का मसला है। एक चीज जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए वो उसने चैप्टर नंबर 16 में लिखी हुई है, और एक चीज जो चैप्टर नंबर 11 में आनी चाहिए वो उसने फर्स्ट चैप्टर में डाल दी। अब जिस बच्चे को अगर ABC का नहीं पता, उसको आप कोई मुश्किल बात बता दें तो वो, तो आई कैप की हमने तरतीब को आगे पीछे करके जो आसान बातें हैं वो पहले, जो बेसिक्स बातें हैं वो पहले लिख ली हैं, और जो जरा मुश्किल है वो क्या कर दी हैं, एंड पे लिख दी हैं। इसी वजह से आई कैप की बुक को हम फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आई कैप की बुक का एक एक कंसेप्ट इन्हीं नोट्स में होगा। तीसरी बात, आई कैप की बुक जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की अलग बुक देती है, जो कि हमारी भी होगी, हम किसी भी एक कोई बुक पकड़ लेंगे। लेकिन आई कैप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दे देती है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं देती। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा, अब हम परेशान है कि इसकी प्रैक्टिस कहां से करें, हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। अब हमारी इतनी लेवल है नहीं एज ए स्टूडेंट कि हम 20 क्वेश्चन पढ़ के गणे ये वाले इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। लिहाजा हम आई कैप के क्वेश्चन भी करवाते हैं, आई कैप का सारा टॉपिक भी करवाते हैं, बट आई कैप की बुक से नहीं बल्कि इंस्ट्रक्टर के अलग से हम नोट्स बना देंगे और आपको उसमें से 100% आई कैप की कवरेज होगी। मैं दोबारा से कह रहा हूं, आई कैप की बुक हमारी मजबूरी है क्योंकि पेपर किसने लेना है, आई कैप ने। लेकिन तरतीब किससे पढ़ेंगे वो तो हमारी अपनी मर्जी हो सकती है। कौन सा पहले टॉपिक पढ़ना है, उन टॉपिक को हम रीअरेंज करके तो पढ़ सकते हैं। तो हमने उन टॉपिक को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया है, यूजर फ्रेंडली बना दिया है। तीसरा, आप देखेंगे जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके फौरन बाद ये देखें पहला साथ ही क्वेश्चन नंबर 1, और ये कब आया, ये जो है वो स्प्रिंग 17 में आया, और क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का। इसी तरह से थोड़ा सा आगे जाएं तो हम देखेंगे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, ये उनके जो है ये कब कब आए ये साथ ही बता दिए। आई कैप ये नहीं करता। देखिए 3 तरीके होते हैं, सारा सिलेबस पढ़ ले, जल्दी आ जाए बेटा, सारा सिलेबस पढ़ ले और उसके बाद प्रैक्टिस करें। दूसरा, पूरा चैप्टर पढ़ ले और उसके बाद प्रैक्टिस करें। तीसरा, टॉपिक वाइज करें। तो मेरा जो मानना है कि टॉपिक वाइज ज्यादा बेहतर है कि हम कोई टॉपिक पढ़ें और उसकी क्या करें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें पता चले हमें टॉपिक समझ आया है या नहीं। आई कैप ये नहीं करता था। तो बजाय मैं कहूं कि आपको पास आई कैप की बुक रखी हो और कहूं जल्दी से पेज नंबर हम जो है 33 पे हूं, जल्दी से 105 पे है, तो आप इस तरह से जो है परेशान हो जाएंगे। लिहाजा हम आपको नोट्स देंगे, लेकिन इस अश्योरेंस के साथ कि हमने आई कैप की बुक का एक एक लफ्ज पढ़ा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस बुक का एक एक लफ्ज पढ़ा हुआ है, और उसका हर टॉपिक यहां पे आएगा। तीसरा, फिर ये सारे क्वेश्चन दोबारा से, जैसे ये देखें, ये पहले मैं बताया क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, इसी तरह से फिर एंड पे जाएंगे हम, तो इन्हीं के क्या है, सॉल्यूशंस है। ये देखिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, 2 है, ताकि अगर हमें कोई समझ नहीं आता तो हम उसको क्या कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि ये इन जो नोट्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलते जाएंगे, जितने मिलते जाएंगे, कितने चैप्टर होंगे, आपका कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए।
कब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जो भी लेक्चर स्टार्ट होना होगा उससे पहले वो चैप्टर आपको मिल जाया करेगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब कल मैंने बताया था, अब दोबारा बता देता हूं, जो कल रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। केस स्टडी है प्लस रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन केस स्टडी जो है वो जजमेंटल आता है। ठीक है। अब जजमेंटल कोई अगर कह दे सर जी ये मैं पूरा चैप्टर याद कर लूं या सारे चैप्टर जो आप देंगे अगर मैं उनको रट्टा लगा लूं मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि जजमेंटल, मैंने आपको बताया, हम आपको क्या बता रहे होंगे, एक एग्जांपल दी थी, दोबारा बता दें, हम आपको सेल के बारे में बता रहे होंगे और वो क्या पूछेगा, परचेज के बारे में। हम आपको सैलरी एक्सपेंस के बारे में बता रहे होंगे और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बारे में पूछ लेगा। क्लियर हो गया? तो यस, आपको अगर कोई कंसेप्चुअली समझ नहीं आता और आपने याद किया हुआ है तो 30 से 35% पे, लिहाजा आपने क्लास में अटेंटिव होके बैठना है। ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली समझ सके तो समझ सकेंगे, अदरवाइज ये वाला जो है, देखिए ये FAR2 की निस्बत या MFA या CMA की निस्बत आसान है अगर इसको समझ के पढ़ें, लेकिन अगर इसको याद करें तो ये बीला नहीं है। ठीक है। याद करने से बीला में भी काफी हद तक केस स्टडी आती है, बट स्टिल उसमें रिप्रोडक्शन भी काफी हद तक आपकी हेल्प कर देता है कुछ। तो आपको इसको क्या करना है, समझ के पढ़ना है। लिहाजा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पूरी एक कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है, कि ये हम पढ़ने क्या जा, हो सकता है बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर ले, हो सकता है वैसे बात करें। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्लास टू क्लास। ठीक है, हर क्लास का अपना एक टेम्पो होता है, अपने एक ओवरऑल एवरेज होती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन दरमियान में नहीं करना, जो एक टेम्पो होता है वो टूट जाता है, आप बात करते करते आप फिर क्वेश्चन में लग जाते हैं, बाकी वो सिर्फ आपका क्वेश्चन होता है। यूजुअली पढ़ाते 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 हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया होता है कि स्टूडेंट मैक्सिमम इसमें से क्या क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो यूजुअली हो सकता है आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 मिनट बाद वो क्या हो गया, वो रिजॉल्व हो गया। तो चूंकि आपने पूछ लिया तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन, एक दिन जब हम पढ़ेंगे अगले दिन आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आपको या तो आंसर दिया जाएगा या कभी कभार हम होता है अगला चैप्टर पढ़ें या उससे अगला चैप्टर पढ़ें, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बड़े लेवल की बात है, तो ये आपका आंसर, लेकिन आपका आंसर अल्टीमेटली किया जाएगा। तो अपने टॉपिक जब हम कर रहे हो उसके दौरान क्वेश्चन नहीं करना, आपने कल देखना है, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा क्या है, कम है। चले हम स्टार्ट करते हैं। आज का थोड़ा बहुत हमने बता दिया कि ये जो है ये इसकी प्लेसिंग कैफ 8 है, लिहाजा आपको अगर FAR1 नहीं आती तो प्रॉब्लम है, FAR2 का कोई मसला है। FAR2 साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। बस इसी तरह से मैं कोई थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं, जैसे आप तकरीबन FSC से आए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ICOM से आए हैं, उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज हो जाता है, ऐसा है या ना, उसको कुछ कंसेप्ट जो है वो पहले से थोड़ी बहुत उनकी क्या होती है, बेस होती है। तो FAR2 जिसने पढ़ी हुई है उसको उतना बिल्कुल उतना सा होगा, लेकिन हम आपको जीरो से ही पढ़ाएंगे। तो FAR1 पढ़े होना जरूरी है, लेकिन FAR2 पढ़ा होना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? चले हम स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट 1 से, फिर पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। इस चैप्टर के 3 पार्ट है। पार्ट 1 में वो कहता है ऑडिट क्या है। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन है, उनको चेक करना क्या वो ठीक है या नहीं। ऑडिट क्या है? ऑफिशियली एक बंदा आता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, चेक करता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। यहां तक क्लियर? ऑडिट, पहली लाइन पढ़ते हैं, एन ऑडिट इज ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग सिस्टम अभी छोड़ दें, ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी क्यों लिखा है, कंपनी क्यों नहीं लिखा? इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेस, AOP भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक। कौन करता है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, ये ब्रैकेट में जो बातें लिखी है ये क्यों लिखी है, ये खुल के क्यों नहीं लिखी हुई? ICAP की बुक में नहीं लिखी हुई ये बात, ICAP की बुक में नहीं लिखी हुई, लिहाजा मैंने उसको क्या कर दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया। जो ICAP की बुक है हमारे लिए वही है,
मेन चीज। लेकिन समझाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन क्या कहलाता है? ऑडिट कहलाता है। ये तक हमें पता भाई। ऑडिटर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करता है? देखिए, जो भी बात होती है, कल बात हुई थी, अब दोबारा कर देता हूं। होता क्या है कि ये है ऑनर, इसकी 32 कंपनीज है, हर कंपनी पे ये नहीं बैठ सकता, तो ये इख्तियार देता है किसको? मैनेजमेंट को। कि भाई ये कंपनी आपकी हुई, किसी को हायर करना है, किसी को फायर करना है, कोई एसेट परचेज करना है, कोई एसेट बेचना है, कहीं पे नई ब्रांच खोलनी है, कहीं पे पुरानी ब्रांच बंद करनी है, जो भी काम करने खुद करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। साल बाद मैं आऊंगा और आपने मुझे बताना है कि कंपनी का क्या बना, कंपनी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही। यहां तक क्लियर है? तो साल बाद ये बंदा आएगा और देखेगा कि कंपनी सही चल रही है या नहीं। क्या वो एक एक जगह पे उसको जीप में बिठाएंगे, गाड़ी में, एक एक जगह, ये देखे सर जी ये ठीक चल रहा है, ये देखे सर जी सेल हो रही है, या वो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे? उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे। उसको क्या देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब वो उसको देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको जो मालिक है, जो अनपढ़ हो सकता है, जो हो सकता है एमबीए हो सकता है एमए हो सकता है वो मैट्रिक हो, उसको पता है रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या बला का नाम है? नहीं। उसको पता है इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? नहीं पता। जब ये नहीं पता तो वो डंडी मारेंगे। अगर प्रॉफिट कम, उसको पता होगा यकीनन कि एनआरबी क्या होती है, आपको पता है, बस फिर ठीक है। अच्छा चले, हाँ आप भी, अच्छा चले ठीक, ओके ठीक है। आप भी जैसे कहते हैं ना, मतलब जो है ये बादशाह है ना, ऑनर है, ये ऑनर है ना, बादशाह है। तो कोई अगर कम अक्ल का कहते हैं बंदा है तो बादशाह तो नहीं है ना। अच्छा बस ठीक है, ले जी वापस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इस ऑनर को पता नहीं, तो वो फिर एक बंदा ढूंढता है, उसका नाम है क्या? ऑडिटर। भाई तुझे इन बातों का पता है? जी अच्छी तरह से जानता हूं। वो जो मैनेजमेंट, वो कहता कोई मसला नहीं, मैं उनसे बेहतर जानता हूं, क्लियर है, मेरे पास पूरी टीम है, मैं तो कब से ये काम कर रहा हूं, ठीक है। वो कहता भाई जाके क्या कर लो, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाके चेक कर लो, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाके चेक कर लो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता नहीं 5 तरह की होती है। चेंजेस इन और नोट्स, क्लियर हो गया? ये 5 चीजें वो चेक करेगा। अच्छा अब जरा देखिएगा बात कहां पे आती है। देखिए जो भी हम बात करते हैं उसका कोई क्राइटेरिया होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है कौन बताएगा? लेकिन ये किसी क्राइटेरिया के तहत बनी होंगी। हो सकता है ये IFRS के तहत बनी, हो सकता है ये US गैप कह लें या गाप कह लें, उसके मुताबिक बनी, हो सकता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक? रिटर्न फाइल करने के लिए बनी हो, तो प्रोविजन यहां पे अलाउड है। अगर इनकम टैक्स के तहत बनी है तो यहां पे प्रोविजन अलाउड, समझे ना? यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट और इसमें डेप्रिसिएशन। तो फिर ऑडिटर देखता है पहले ये बताओ तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है। दोबारा से कोई भी चीज दुनिया में गलत या सही नहीं होती, देखा जाता है क्राइटेरिया क्या है। हम गलत या सही क्या कह रहे हैं? यार वो नमाज नहीं पढ़ता, ईसाइयों का ये क्राइटेरिया नहीं है, समझ रहे हैं? दुनिया में कोई बंदा
गलत या सही नहीं है। क्राइटेरिया क्या है उसकी नजर के हिसाब से। क्लियर है? हमारे लिहाज से अगर हम लाहौर में खड़े हैं तो हमें यूरोप वाले वो हमें बेहिया नजर आएंगे, उनके मुताबिक वो नहीं है। इसी तरह से एक बंदा दूर दराज के देहात से लाहौर में आता है, उसको यहां के बंदे देखने का नजरिया होता है। देख यार ये नहीं है, दूर दराज यार वो इटली से आए हैं ऐसा, ठीक है, अच्छा चल। क्राइटेरिया होता है। देखिए एक अहले तशी, अहले सुन्नत, ये क्राइटेरिया है। एक बंदा पैदा हुआ है, उसको पता है अहले बैत ही सारा कुछ है, जो उनके थोड़ा सा वो जाता है तो वो उसके मुताबिक वो गलत। एक बताएगा तौहीद है, बाकी सारा कुछ। किसी को बताया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उसके मुताबिक। क्राइटेरिया है, ऐसा है या नहीं? क्राइटेरिया मेन चीज होता है। क्राइटेरिया जो नमाज नहीं पढ़ता हमारे मुताबिक गलत। क्रिश्चियंस का ये क्राइटेरिया नहीं है, उनके कोई और होंगे, उनके मुताबिक वो बंदा ठीक है, हमारे मुताबिक वो बंदा। इसी तरह से ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलता है, ये नहीं देखता है सही है या गलत है, वो कहता है किस क्राइटेरिया के तहत बनी है, अब उसके मुताबिक चेक करेगा। अगर अमेरिकन कंपनी है यहां पे और वो अमेरिका की किसी अपनी पेरेंट कंपनी के लिए अकाउंट्स बना रही है, तो फिर क्राइटेरिया यूएस गैप होगा। और अगर पाकिस्तान में है तो आईएफआरएस होंगे। लेकिन अगर इनकम टैक्स के लिए कोई बन रहा है तो फिर क्राइटेरिया, देखिए अब प्रोविजन उसने ली हुई है, अगर इस क्राइटेरिया के तहत है तो ठीक है, और अगर इस क्राइटेरिया के तहत बनी है फिर भी प्रोविजन ली हुई है। यहां पे बिल्डिंग का रेट 15% है, ठीक है, यहां पे 10% है, तो 15% यहां पे ठीक है, यहां पे 15% गलत हो जाएगा। क्लियर है? इस क्राइटेरिया को कहते हैं फ्रेमवर्क। इसको क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क। तो ऑडिटर सबसे पहले पूछता है भाई क्राइटेरिया क्या है, फिर उस क्राइटेरिया के मुताबिक बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले ऑडिटर मुंह उठा के ये नहीं कह देता। हो सकता है ओ यार ये प्रोविजन जो है तुमने क्यों नहीं डाली, ये भी गलती है। फिर तुमने जो है डाउटफुल डेट जो एक्चुअल है वो डालने की बजाय प्रोविजन डाली हुई है। फिर तुमने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड, ये सारा कुछ करना। वो कहने भाई जान ये तो हमने किसके मुताबिक बनाई हुई थी, ये तो हमने इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक बनाई हुई थी। सारा कुछ उसकी सारी की सारी फाइंडिंग क्या हो गई, गलत हो गई। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ऑडिटर जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जरा आइए, ऑडिटर शैल चेक वेदर हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद एप्लीकेबल। कभी ये एप्लीकेबल होगा, कभी ये जोन सा एप्लीकेबल होगा उसके, पता नहीं क्या कह रहे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड फिर कहेगा वो सही है या गलत है। क्लियर है? तो फाइनेंशियल क्या करता है ऑडिटर? ऑडिटर मुंह उठा के नहीं काम करना शुरू कर देता, वो पूछता है भाईजान आपका फ्रेमवर्क कौन सा है, आपने अपनी एंटिटी में कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल किया हुआ है। क्लियर है? ये वाली बात समझ आती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी गलत ठीक नहीं होती। क्राइटेरिया देखा जाता है, ये मेरा क्राइटेरिया है। अगर यहां पे क्राइटेरिया है तो हो सकता है यहां पे रिवैल्यूएशन सरप्लस को करना हो, अगर ये वाला हो तो ये नहीं मानते। इसी तरह से पता नहीं कुछ डेफर्ड टैक्स सुना हुआ है। इसी तरह से एक और होता है कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटीज। यूएस गैप में कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटीज को पहले दिन से रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहां कंटीजेंट लायबिलिटीज को फौरन रिकॉर्ड करते हैं। कंटीजेंट एसेट के बड़े सख्त रूल्स हैं। क्लियर हो गया? तो हमने सबसे पहले देखना है फ्रेमवर्क कौन सा है। जब हमें पता चल गया ये फ्रेमवर्क, हमें वो फ्रेमवर्क किस, एज एन ऑडिटर हमें वो फ्रेमवर्क अपनी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब हम उसके मुताबिक देखेंगे। क्लियर हो गया? यही बात दोबारा से। अब हम आते हैं ऑडिट क्या है। ऑडिट इज एन ऑफिशियल, क्यों कह रहा है? अब ये लॉ बन चुका है अक्सर कि क्या कंपनीज का जो है ऑडिट होना चाहिए। ये कम से कम उसको किसने भेजा है? ओनर ने भेजा है। ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, ऑफ द एंटिटी।
ऑडिटर क्या, ऑडिटर शैल चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फिर बताएगा गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और अगर उनमें गलतियां हैं उस क्राइटेरिया के मुताबिक भी ठीक नहीं है, यानी हम आईएफआरएस कर रहे हैं और हमने प्रोविजन नहीं डाली हुई, क्या गलत है या ठीक है, गलत है, फिर कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, और अगर वो प्रोविजन डली हुई है तो फिर क्या कहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, जल्दी से पढ़ें, अब आपके पढ़ने का टाइम है, जल्दी से। पांच की पांच पता है, कौन से वाला एरिया आपका वीक होता है, ये वाला नहीं, कैश फ्लो को प्रैक्टिकली टैली करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम जब अकाउंट्स बनाते हैं एज एन ऑडिटर या एज एन अकाउंटेंट या एज ए कंसल्टेंट, तो हमारे लिए इसको टैली करना बड़ा मसला होता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी जो है उस पर आपने थोड़ा सा जोर लगाना है। उसमें कुछ रिजर्व होते हैं, कुछ जनरल रिजर्व होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, और उनमें से कौन से वाले में से डिविडेंड दिया जा सकता है, कौन से, ये थोड़ा सा आपने ना खुद से अकाउंटिंग में थोड़ा सा वो करना है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है। बाकी इनके दोनों के आप माहिर होते हैं, चैंपियन होते हैं। नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी ना पढ़ते हैं ना पढ़े हैं, ऐसा ही है, ऐसा है। चले अच्छा आगे, अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक को जरा सुने। कल मैंने थोड़ा सा बताया था, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। जो है हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, पहले लोग हाथ से जूते सीते थे, कितने सी लेगा, क्लियर हो गया, हाथ से जो है कपड़े बुनते थे। जब मशीनरी आई, सबसे पहले पहिया ईजाद हुआ, उसके बाद मशीनरी आई। जब मशीनरी ईजाद हुई बिजनेस बढ़ने लगे, लेकिन सबसे पहले पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। अब एक बंदे के पास हुनर है, पैसा नहीं है, क्लियर हो गया, पैसा नहीं है, तो उसको मजबूरन साथ में कोई क्या करना पड़ा, पार्टनर रखना पड़ा। पार्टनरशिप की एक लिमिट होती है, पता नहीं 19 20, इससे ज्यादा पार्टनर हो तो मजबूरन कंपनी बनाना। यूजुअली उनको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे जिनके शेयर। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मतलब है कि किसी ने पैसा लगा दिया लेकिन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, होता है ऐसा। कराची की एक कंपनी है, मर्दान का एक बंदा शेयर होल्डर है, ये प्रॉब्लम आया। अब जब एक बंदा बढ़ता गया 10 कंपनी 20 कंपनी 40 कंपनी, इसमें भी शेयर्स हैं उसमें भी शेयर्स हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन ना तो उसके पास टाइम है ना उसके पास स्किल्स है। देखिए मैंने अगर सर्विस में शेयर लिए हुए हैं, काफी सारे शेयर लिए हुए हैं, तो उसका ये मतलब नहीं मुझे जूते जो है बनाने का बिजनेस आ गया, जूते बेचने का बिजनेस आ गया, क्लियर हो गया। मैं मालिक जरूर हूं लेकिन मुझे वो मशीन चलाना नहीं आती, मुझे उस बिजनेस की टेक्निकलिटीज का, यहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ। क्या करें, तो उन्होंने कहा वो बंदे हायर करो जिनको ये काम करना आते हो। उन्होंने रख लिया जनाब जनरल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, फिर अकाउंट्स का मसला आया सीएफओ, जो है हायरिंग फायरिंग का मसला आया एचआर मैनेजर। तो उन्होंने बकायदा मैनेजमेंट रख ली कि भाई अब आपने कंपनी चलानी है। अब कंपनी चलाना शुरू हो गए, वो कंपनी चलाना शुरू हो गए, मालिक तो कौन है, वो शेयर होल्डर, वो तो बैठे हैं दूर, वो आएंगे साल बाद वो आएंगे, और उनको कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बार बार रिपीट हो रही है ताकि आपके जहन में एक खाका बन जाए। उनको कैसे पता चलेगा कि कंपनी सही परफॉर्म कर रही या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो माहिर नहीं है, उनको फ्रेमवर्क छू के भी नहीं गुजरा कभी, उनको क्या पता
रिवैल्यूएशन क्या, उनको क्या पता है इंपेयरमेंट क्या, उनको क्या कंटीजेंट एसेट क्या, उनको क्या पता डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और भाई प्रॉफिट क्यों कम आ गया सर जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। और भाई प्रॉफिट क्यों बढ़ गया सर जी, डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ गया। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब है आराम से मैनेजमेंट है वो मालिकों को चूना लगा सकते, और लगाते थे। इसका फिर उन्होंने तोड़ निकाला कि ऐसा बंदा ढूंढा जाए जो इंडिपेंडेंट हो मालिकों से और इंडिपेंडेंट हो मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर से। डायरेक्टर वो जो बिजनेस चला रहे, उनसे अलहदा वो ऑडिटर था। ऑडिटर को बिजनेस की भी कुछ ना कुछ हद तक नॉलेज होती है, क्योंकि वो ऑडिट कर चुका होता है, वो फैक्ट्रीज के अंदर घूम चुका होता है। और IFRS, US GAAP, इनकम टैक्स के मुताबिक जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो भी उसकी फिंगर टिप्स पे हैं। और उसने कैफ में, CFAF में भी ऑडिट पढ़ा हुआ है। यह बंदा उनको मिला तो उन्होंने कहा यह तो बड़े काम का बंदा है। अब 30 जून को ईयर एंड, AGM होती है, पता नहीं 100, अगर किसी ने सीला पढ़ा 120 दिन के अंदर, 120 दिन यानी 4 महीने, 4 महीने ना, 4 महीने बाद मीटिंग होनी है। 30 जून को ईयर एंड मीटिंग कब, जिसमें मालकान आएंगे, शेयर होल्डर आएंगे, और उन्होंने किसको देखना है, क्लियर हो गया। इस दौरान ऑडिटर के पास वक्त है, कभी महीना में कर लेते हैं, कभी 2 महीने में, एवरेज टाइम 2.5 से 3 महीने। कंपनी का हम क्या करते हैं, ऑडिट कर लेते हैं और बता देते हैं वेदर इस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट। इसका मतलब है जो गलतियां होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो पहले मैनेजमेंट को बताते हैं या डायरेक्ट ऑनर को, मैनेजमेंट को। अगर वो ठीक कर ले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, मालिकों को बताने की जरूरत, क्लियर है ना, यानी गलती है और ऑडिटर ने ढूंढ ली। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अलहदा चीज है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना अलहदा। ऑडिटर कौन सा काम करता है, चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता नहीं है। अब बताएं गलती मिली ठीक कौन करेगा, मैनेजमेंट। ऑडिटर ठीक नहीं करेगा। अगर वो ठीक कर दे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और अगर वो अड़ जाए और ठीक ना करें तो ऑडिटर क्या रिपोर्ट देगा मालिकों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। क्लियर हो गया। तो जब भी मीटिंग होती है, यहां पे नहीं लिखा हुआ, एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, जब भी मीटिंग होती है उससे 21 दिन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती हैं। क्लियर हो गया, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती हैं, क्योंकि अगर कोई ऑनर उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। क्या ऑनर पढ़ते होंगे? आप ईमान से बताना, किसी एक कंपनी की, आप सीए का स्टूडेंट है, कैफ 8 में बैठे हो, PRC कैफ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंचे, ईमान से बताना कभी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा है आपने? और आपने बस उतना नोट्स पूरे पढ़े हैं? मुझे कोई पॉलिसीज तो बता दे कि कहां पे लिखी जाती है कंपनी की पॉलिसीज, पेज पे। जवाब ठीक है जी, बोले, समझे? तो एक बंदा जिसका अकाउंटिंग से दूर दूर तक वास्ता नहीं, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगी, वो सारी की सारी पढ़ लेगा। क्लियर है? इसीलिए साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट, 2-3 पेजेस की समरी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, और अगर उनमें गलती है और मैनेजमेंट ने उसको ठीक, तो वो रिपोर्ट में वो वाली बात लिख दी जाती है कि सीए के स्टूडेंट जिनका काम ही अकाउंटेंसी है, उन्होंने कभी जहमत नहीं की कि किसी कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ ले, तो एक आम बंदा कैसे पढ़ेगा?
तो ऑडिटर साथ में ऑडिट रिपोर्ट लगाता है। यहां तक क्लियर? अगली बात सुने, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने तो ऑडिट करना है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हमने किसका ऑडिट करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख, मैं कंसेप्ट बना रहा हूं, अभी को खास नहीं पढ़। हमने ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। हमें वो बना के देते हैं, ये ले जी चेक कर ले, उसको कहते हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब ऑडिट हो जाता है और उसके साथ रिपोर्ट लग जाती है, उसको कहते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट। तो अगर मैं कभी ड्राफ्ट बात करूं तो इसका मतलब है मैनेजमेंट ने दी है, और अगर ऑडिटेड है इसका मतलब है उस पर सारी बात हो चुकी है। क्लियर हो गया? तो ऑडिटर अकाउंट्स में एक नुक्ते का भी इजाफा नहीं कर सकता। उसको गलती मिली है तो किसको कहता है? मैनेजमेंट को। क्लियर है? अगर वो ठीक कर दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव, रिपोर्ट में क्या लिखता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू, और अगर वो ठीक ना करे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, और फिर नीचे बात भी बताता है प्रोविजन नहीं डाली। ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? अगली बात इंतहाई इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं। कंपनी है 25 करोड़ की, उसकी सेल या प्रॉफिट क्या है? 25 करोड़ का है। जरा सुनिएगा, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, दो गलतियां हैं उसमें, या दो कंपनी है। एक कंपनी का 25 करोड़ प्रॉफिट, दूसरे का भी 25 करोड़ प्रॉफिट। ये ध्यान से सुनना, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एक में ऑडिटेड रिपोर्ट में गलती आ रही है 22 करोड़ की। 22 करोड़ की कोई प्रोविजन नहीं बुक की, कोई एसेट का इंपेयरमेंट होनी थी वो नहीं की, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी था वो नहीं, और एक में पूरे 13 रुपए की गलती है। अब बताएं मैं किस पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा? 22 करोड़, क्योंकि वो अमाउंट क्या है? मटेरियल है, और जिसमें 13 रुपए की गलती है तो ऑडिटर बताएगा ही नहीं, ऑनर्स को वो बात बताएगा ही नहीं। इसका मतलब है ऑडिटर हर गलती नहीं पकड़ता, मटेरियल गलती पकड़ता। दोबारा बताने लगा भाई, अगर 3 महीने ऑडिट करके हम कहें जी मैनेजमेंट खराब है, निकालें इनको, तो क्या हुआ? 13 रुपए की वो क्या इतनी देर बैठे बैठे बिस्किट खा गए, इससे ज्यादा तो। क्लियर है? तो हम ऑडिटर हर गलती नहीं पकड़ते, हम किस पे काम करते हैं? मटीरियलिटी पे। मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो हम उसको कहेंगे करेक्ट करो, और अगर इममटीरियल है हम नोट कर लेंगे। हो सकता है 10-12 इममटीरियल मिलके क्या बन जाए, यह भी तो हो सकता है, हम नोट कर लेंगे, लेकिन उसको ज्यादा जो है हाईलाइट नहीं करेंगे। उसकी वजह से रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। क्लियर हो गया? 13 रुपए की गलती है, जाने दो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड। अब आखिरी बात, ऑडिटर उस बात को ज्यादा तवज्जो देता है जिसकी वजह से लोगों का जो है डिसीजन चेंज हो। 13 रुपए की वजह से होगा, ऑडिटर दफा करेगा, मटेरियल ही नहीं। लेकिन 25 करोड़ की कंपनी में 22 करोड़ का और इवन 5 करोड़ का मटेरियल अमाउंट है। 25 करोड़ प्रॉफिट, 5 करोड़ मटेरियल अमाउंट है, तो उसको ऑडिटर देखता है। क्लियर है? कुल मिला के बात करते हैं, जब कंपनियां बनना शुरू हुई, मैनेजमेंट अलहदा, ऑनर या शेयर होल्डर अलहदा, फिर उन्होंने जो है ट्रू एंड फेयर व्यू की देने बजाय बेस्ट व्यू देना शुरू किया। बेस्ट व्यू क्यों देना शुरू किया? दो मसाइल, या तो प्रेशर या इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या? कि मैं अच्छी सेल दिखाऊंगा, एसेट ज्यादा दिखाऊंगा, लायबिलिटीज कम दिखाऊंगा, मेरा मालिक ऑनर शेयर होल्डर खुश होगा। हो सकता है मेरा इंक्रीमेंट लगा दे, हो सकता है मुझे प्रमोट कर दे। क्लियर हो गया? और दूसरा खौफ कि अगर मैं, वो कहेगा साल पूरा तुम्हें कहा था जितने बंदे रखने रखो, तुम्हें इख्तियार दिया था जितने एसेट खरीदने हैं खरीदो,
जितना पैसा चाहिए हम मजीद इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, फिर भी तुमसे कंपनी नहीं चल रही तो भाई छोड़ दो, ऐसा है या नहीं? इसीलिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू की बजाय क्या देते हैं? बेस्ट व्यू। क्लियर हो गया? ये इतना मकबूल हुआ ऑडिटर कि अब पाकिस्तान में कानून बन गया है कि 3 मिलियन से ज्यादा की जो कंपनी हो उसका लाजमी तौर पर ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और 3 मिलियन से 1 मिलियन, 1 मिलियन से लेकर 3 मिलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और सीएम में भी हो सकता है। ये बात टैक्स में भी हमने बात दफा डिस्कस की है। और इससे अगर कम है तो फिर कोई मसला नहीं, फिर ऑडिट करवाना भी जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए हमने काफी हद तक पढ़ लिया, चले पढ़ते हैं हम। ऑडिटिंग इवॉल्व एंड ग्रू रैपिडली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब मशीनरी आई, जब क्या आई? मशीनरी आई, तो ऑडिटिंग का जरूरत पड़ी। कैसे? 18वीं सेंचुरी में विद द ग्रोथ ऑफ कौन से वाली? जॉइंट स्टॉक, बड़ी कंपनी शेयर होल्डर वाली। एंड सून आफ्टर शेयर होल्डर हायर्ड कौन से वाला? डायरेक्टर टू टेक केयर ऑफ देयर एसेट्स एंड बिजनेस। ये मेरा एसेट है, ये मेरा बिजनेस है, तू जान, तेरा काम जाने, मैं साल बाद आऊंगा तुमसे पूछूंगा। To judge the performance of the management and director, shareholder asked them to prepare and present कौन से वाली? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे दिखा देना, सेल कितनी है, परचेज, मैं एक नजर देखूं ताकि मुझे पता चल जाए। लेटर, बाद में, इट वाज रियलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑब्लिक डायरेक्टर प्रेजेंट कौन से वाला? बेस्ट व्यू। अच्छा दिखाना है सबको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम लिख लेनी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम लिख लेनी। क्लियर हो गया? ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। इंपेयरमेंट होती है भी नहीं डालनी। क्लियर हो गया? ठीक है? जो है फेक सेल दिखा देनी। ये काम करना शुरू कर दिए उन्होंने। इंस्टेड ऑफ कौन से वाला? ट्रू एंड फेयर व्यू। ड्यू टू क्या? इंसेंटिव, मुझे बोनस मिलेगा, और दूसरा क्या? प्रेशर, फेयर ऑफ रिमूवल। ओके, ये वाली बात समझ आ गई। 10 द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। बाद में कंपनियां डूबने लग गई तो मैनेजमेंट जो शेयर होल्डर थे उन्होंने कहा अभी तो ये करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहा था, इतने एसेट्स थे, ये एकदम से डूबा कैसे? तो पता चला उसमें सारा झूठ था। तो बाद में क्या हो गया? क्वेश्चन आने शुरू हो गए। टू इनहांस द क्रेडिबिलिटी, कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं इसकी? कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस उसको कहते हैं। ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन एक्सपर्ट पर्सन कॉल्ड कौन से वाला? अश्योरेंस जो कॉन्फिडेंस देता है, उसकी बाद में वजन है, वो जो बात करता है, जो है द ऑडिट वाज हायर्ड बाय द शेयर होल्डर टू वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई 30 जून को ईयर एंड हो जाएगा, अब तुम्हारे पास 3 से 4 महीने हैं, जाओ ऑडिट करो, और तुम्हारे पास ऑफिशियल जो है तुम ऑफिशियली उनको एग्जामिन करो। ऑडिटर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ मैनेजमेंट भी और शेयर, सबसे उसका कोई ताल्लुक नहीं हो, वो जाके अपनी सर्विस देता है और अपने क्या करता है? फी लेता है, बस, इससे ज्यादा कोई काम। सर्विस ऑफ द ऑडिटर वाज एप्रिशिएटेड ग्रेटली नाउ आर डेज। अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट इसके साथ लिखे। अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट जो है, जैसे हमारे पास एक बंदा आता है, हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंगेजमेंट हो जाती है। कौन से वाली? अश्योरेंस या ऑडिट। आर परफॉर्म्ड आइदर बिकॉज, 2 तरीके हैं, या तो कानून, दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ। बताएं किसके लिए? अभी बताया था। कम नहीं 3 मिलियन से ज्यादा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 1 मिलियन से 3 मिलियन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा ये बताएं बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं लेकिन इंडिविजुअल पे चल रहे होते हैं, कैसे? तो अब उसके लिए ऑडिट करवाना जरूरी नहीं, लेकिन मालिक के 10-12 बिजनेस हैं, अब वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी तो ऑडिट करवा सकता है। तो पहला कौन से वाला? दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। दोनों तरह से ऑडिट होता है। लॉ के लिए मैंने बता दिया 1 मिलियन, 1 मिलियन से आगे 3 मिलियन। चलिए जरा पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड बाय लॉ कॉल्ड कौन से वाला? स्टैट्यूटरी कानून, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है? स्टैट्यूटरी अश्योरेंस मतलब ऑडिट, पता है ना? अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है? मोस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बिफोर दे आर गिवन टू। क्लियर है? 30 जून को ईयर एंड, और जब आएगी शेयर होल्डर को कब दिया जाता है?
एजीएम से को 20-21 दिन पहले, क्लियर है। तो इस दौरान उसको क्या क्या दिया जाता है, ऑडिट। और मोस्ट कंपनी की जगह आप आगे लिखें कौन से वाली कंपनीज, 3 मिलियन तो सीए, और 1 मिलियन से ज्यादा कैपिटल की बात कर रहा हूं, 3 मिलियन से कैपिटल ज्यादा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, कानून है। और अगर 1 मिलियन से ज्यादा और 3 मिलियन से कम है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और सीएम में भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ज्यादातर कंपनी क्यों कह रहे हैं, अक्सर कंपनी 10 मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा। सर दूसरा, पहला हमें पता चल गया ऑडिट होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ है, और दूसरा रिक्वायर्ड बाय लॉ तो नहीं है बट आर वॉलंटरली क्या हो जाए, परफॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं इसके, ठीक है। मालिक बड़ा खुश हो जाता है, 10-12 बिजनेस है मेरे, मैंने कंपनी कोई नहीं रजिस्टर्ड कराई, मेरे पास अपना पैसा बड़ा था, मुझे कोई पार्टनर की जरूरत पड़ी नहीं, शेयर होल्डर की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन मेरे बिजनेस बड़े सारे हैं, लिहाजा मैं क्या करवाता हूं, ऑडिट। तो काफी सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि वो नहीं है, जो है वो कंपनीज नहीं है, या इंडिविजुअल है या एओपीज है, तो उनके लिए ऑडिट करवाना जरूरी नहीं, बट स्टिल वो ऑडिट करवाते हैं ताकि उनको भी पता चले। कॉल्ड कौन से वाला, नॉन स्टैट्यूटरी, कौन से वाला, स्टैट्यूटरी जो ऑडिट एंगेजमेंट, इसको जो है ऑडिट और रिव्यू ऑफ कौन से वाला, सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर कौन से वाला, पार्टनरशिप और स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनीज का जरा लिखे, हाँ शाबाश शाबाश, लिखे 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 जल्दी, हाथ का लिखा काम आता है। लिखे 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 बेटा लिखे। चले जी, तो उसने कहा लोग ऑडिट करवाते हैं 2 वजह से, एक रिक्वायर्ड बाय लॉ है और एक नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लेकिन इसके काफी सारे फायदे हैं, हम वो फायदे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तरतीब वाइज वो काफी आगे है, लेकिन चूंकि उसने बात की, दोबारा पढ़े, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ में एक लफ्ज लिखा गया एडवांटेजेस, क्लियर है। तो हम क्या पढ़ने लगे हैं, एडवांटेजेस ऑफ अश्योरेंस से क्या मुराद है, ऑडिट। मैं अश्योर कर रहा हूं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर, अश्योरेंस दे रहा है ना, इसलिए उसको ऑडिट कहते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट या अश्योरेंस सर्विस या अश्योरेंस या ऑडिट सर्विस या ऑडिट एंगेजमेंट, क्लियर है। तो ऑडिट के फायदे, चूंकि उसने बताया इसके काफी सारे फायदे हैं, हम वो फायदे पढ़े, क्लियर है। सबसे पहला फायदा इनहैंस क्रेडिबिलिटी, नहीं समझ आए, वो लिखा है उसने ना, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती, ये वाली बात समझ आती है। एक बंदे के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, साथ में ऑडिटर की, अच्छा ऑडिटर है केपीएमजी, क्लियर है, फर्गूसन, उसकी रिपोर्ट लगी हुई है और वो उसमें कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब बताएं उसकी ज्यादा वक़्त है या अनऑडिटेड की, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क क्या है, क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। पहला फायदा क्या है, क्रेडिबिलिटी। पढ़े जरा, इट इंक्रीजेस अक्सर मोस्ट ऑफ द, मोस्ट क्यों लिख रहा है, आज लिखना चाहिए। हम मटेरियलिटी पे काम करते हैं, हर एक को हम चाय के 2 कप पीने थे 3 पी गया, नहीं, इन चीजों को हम नहीं पकड़ते। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा आपको थोड़ी सी आपको एग्जांपल देने लगो अगला फायदा पढ़ने से पहले। ऑडिटर मुख्तलिफ कंपनीज में जाता है, ठीक है। आप खुद कभी जो है एक कंपनी में है, एक सेक्टर में, सीमेंट में, फिर आप स्टील सेक्टर में चले गए, फिर आप जनाब किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो कि सड़कें बनाते हैं, फिर आप किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो फूड प्रोवाइड करते हैं, फिर आप किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो डिटर्जेंट बनाते हैं, तो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाए। अब आपने देखा, अब जरा आपने ना एक ऑडिटर की तरह सोचना है, सीएफओ साइन करता है चेक पे और साथ में एक डायरेक्टर और है वो साइन करता है। अब वो दोनों जा रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा यार 10-20 हमें चेक ले आओ,
आपको साइन करके दे जाएं, हो सकता है आपको पैसे जरूरत पड़े, आपने दरमियान में से क्या करने हैं, पैसे निकलवा लें, ठीक है, ताकि कंपनी के ऑपरेशंस ना रुके। पहला मसला या पहली बात। दूसरी, आपने नोट किया उसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी नहीं बनती। क्लियर है? अब इसमें क्या रिस्क है? पैसे ज्यादा निकलवा लेंगे या कह देंगे चेक गुम हो गया और चेक को क्या करवा लेंगे, कैश करवा लें। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं कंपनी का जो इंटरनल सिस्टम है वो वीक है। जब ऑडिटर आएगा और ये बातें देखेगा, वो एक तो अकाउंट्स को चेक कर रहा है। अच्छा ये बताइए अकाउंट्स में गलती है या नहीं? अकाउंट्स में नहीं गलती, हो सकता है चोरी करें, हो सकता है ना करें। अकाउंट अगर चोरी होगी और पकड़ी जाएगी तो अकाउंट्स में गलती है। से बैलेंस वो समझ रहे हैं 3 करोड़ है और 10 लाख की किसी ने चोरी कर ली तो 2 करोड़ 90 लाख का आ रहा होगा। हो सकता है गलती हो या ना हो, हम तो क्या पकड़ने जाते हैं गलतियां। लेकिन जब ऑडिटर ये चीजें देखेगा, वो कहेगा इस कंपनी का सिस्टम अच्छा है या बुरा है? बुरा सिस्टम है। एक तो चेक साइन करके दे देते हैं, दूसरा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी नहीं बनाते ताकि वो गलती या चोरी आइडेंटिफाई। ये पता है ना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? अपनी कैश बुक निकालें और बैंक स्टेट उनको आपस में क्या कर लें। अगर कैश में देखें वो निकलवाएगा 20 लाख, खर्चा होगा 5 लाख का, 15 लाख किस में डालेगा? जेब में। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में से कितने निकलेंगे? 20 लाख। यहां पे एंट्री कितनी होगी? 5, तो 15 लाख का डिफरेंस पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ही नहीं बन रही तो ये वाली गलती। अब ये बताएं एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है या वीक है? वीक है। अब जब ऑडिटर ये देखेगा, वो रिपोर्ट तो देता ही देता है, एक और लेटर ऑफ वीकनेस भी देता है। ऑडिटर क्या देता है? भाई आपके सिस्टम में ये मसले हैं, अब बताएं ये वाला सिस्टम जब वो देखेगा कि वीक है, क्या अगली दफा यही चलता रहेगा या इसको मालिक ठीक कर लेंगे? ठीक कर लेंगे। वो कहें भाई बात सुनो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी को साइन चेक नहीं देना। और दूसरा हमारी बात सुन लो, हर महीने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगी और अगले ऑडिटर से कहेगा यार अगली दफा आना तो चेक करना बनी है या नहीं बनी। क्लियर हो गया? दूसरा फायदा ऑडिट का, ऑडिटर आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। समझे कि ये बैंक रिकॉन्सिलेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। और जो है, अच्छा ये बताएं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वीक हो, गलती होने के फिर ऑडिट में भी चांसेस ज्यादा है या कम है? अगर वीक है, ज्यादा है। शाबाश शाबाश। क्लियर है ना? इस वजह से हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देते हैं। एंड गिव्स रिकमेंडेशन किसको? पहले मैनेजमेंट को बताता है, बाद में किसको बताता है? मालिकों को। क्लियर है? टू इंप्रूव इट। क्लियर है? उनको भी बता देगा और मालिकों को भी बता देगा। और मालिकों को कब बताता है? लेटर ऑफ वीकनेस। अभी आप चूंकि कंसेप्ट एकदम से आ जाते हैं, तो मालिकों को कब बताता है? रिपोर्ट भी दे देता है, साथ में क्या दे देता है? लेटर ऑफ वीकनेस। लेटर ऑफ वीकनेस। और उसमें इंटरनल कंट्रोल की क्या होती है? वीकनेस। भाई ये साइन करके दे देते हैं, ख्याल रखो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन सही नहीं बताते, कैमरे नहीं लगे हुए, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है या नहीं? इंप्लाई अपने टाइम पे आते, अपने जहां पे बायोमेट्रिक नहीं लगी हुई है, ये इंटरनल कंट्रोल की क्या है? वीकनेस है। ऐसा है या नहीं? ठीक है। देखिए आप आते हैं क्लास में, तो अगर जो है 2-3 दिन बाद वो चेक करना शुरू हो जाएंगे। अगर वो चेक ना करें तो हो सकता है अनऑथोराइज्ड स्टूडेंट। तो इंटरनल कंट्रोल की क्या है? वीकनेस है। इसी तरह से कैमरे लगे होते हैं। क्लियर है? कैमरे लगे होते हैं। इसी तरह से टीचर की भी उसी तरह से इवैल्यूएशन होती है। वो नहीं होता फीडबैक, वरना तो टीचर अपनी मर्जी करे। ये स्टूडेंट या तो जाके मैनेजमेंट से कहें या टीचर, और कुछ नहीं तो कम से कम फीडबैक। ये इंटरनल कंट्रोल की जो है स्ट्रेंथ है। अगर ये ना हो तो हम क्या कहेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। चलो हमें पता चल गया, आगे चलते हैं। अच्छा ये बताएं, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की, ऑडिटर देख लेगा। अगर उसने IFRS के मुताबिक काम नहीं किया
वो देख लेगा। ये क्लियर है? ठीक है। तो कुछ मैनेजमेंट की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसे रिटर्न फाइल करना, जैसे रिटर्न फाइल करना, और कुछ नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, जैसे अब ये बताएं, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाना कौन से वाली रिक्वायरमेंट है? नॉन, कानून नहीं कहता। क्लियर हो गया? तो तीसरा पॉइंट, इट कंफर्म्स दैट मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग इट्स, इसका रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना, और नॉन स्टैट्यूटरी कौन से वाली? बीआरएस बनाना, सारी अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑडिट के हमें 3 फायदे पता चले। अच्छा ना, ये सारा नहीं याद करेंगे, मैं आपकी जगह हूं ना तो मैं पावर वर्ड्स, सबसे पहले क्रेडिबिलिटी, और अगर मैं कहूंगा डेफिशिएंसी, बस आगे मुझे पता चल जाएगा, और फिर यहां पे करूंगा स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, बस सारे मुझसे याद नहीं होते, पूरी की पूरी बुक नहीं होती, तो मैं पावर वर्ड्स याद करूंगा, मैं पावर वर्ड्स याद करूंगा। तो अब तक हमने देखा कि 3 फायदे हैं। नंबर 1 क्रेडिबिलिटी बढ़ा, नंबर 2 अगर कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वीकनेस है तो ऑडिटर उनको रिकमेंड करता है कि इसको ठीक कर लें। तीसरा, ये ऑडिट करने के बाद ये भी हमें पता चल जाता, और चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो पता चलता ही चलता है, दूसरी बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं, उन्होंने रिटर्न फाइल की या नहीं की, उन्होंने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल की या नहीं की, और बाकी जो मैनेजमेंट ने नॉन स्टैट्यूटरी बातें कही हुई हैं वो भी पूरी कर रहे हैं या नहीं कहे। क्लियर हो गया? क्लियर? ये वाली बात है। अगली बात, किसी ने बिजनेस सेल करना है, वो कहते हैं मेरे 3 करोड़ के एसेट है। 2 बातें आप सुनिएगा लहदा, एक बंदे ने बिजनेस सेल करना है, वो कहता है मेरे 3 करोड़ के एसेट है। एक बंदे ने बिजनेस सेल करना है, वो कहता है मेरे, दूसरी एक बात बताने लगा, मेरे 3 करोड़ के एसेट है, ये ऑडिटर के साथ में सर्टिफिकेट लगा हुआ है या रिपोर्ट लगा हुआ है। अब बताएं किस पे ज्यादा वो करेंगे? तो बिजनेस बेचने लगे, ऑडिट उसमें हेल्प करता है। दूसरी बात, 1 जनवरी को एक बंदा कहता है मैं बिजनेस बेचने लगा हूं, क्लियर है, उसमें मेरे 3 करोड़ के एसेट है, दूसरा बंदा कहता है मेरे 4 करोड़ के एसेट है, और ये साथ में क्या लगी हुई है? ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट अकाउंट्स में भी यही बात लिखी हुई है कि मेरे एसेट कितने हैं। अब बताएं किस पे ज्यादा यकीन करेंगे? ऑडिट। क्लियर हो गया? तो इट असिस्ट सेल और परचेज ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? ठीक है, बेचने वाले को यकीन आ गया, और जो है खरीदने वाले को भी यकीन आ गया, यकीनन 4 करोड़ के होंगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगला फायदा, एक बंदा गया बैंक के पास, मेरे 4 करोड़ के एसेट हैं, मुझे लोन चाहिए, और एक बंदा दूसरा गया, मेरे 4 करोड़ के एसेट है, ये मेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, किसको लोन मिलेगा? हमारे पास अक्सर नॉन स्टैट्यूटरी जो ऑडिट है हमारे पास, तो समझ गया ना कौन से वाला, जो रिक्वायर्ड बाई लॉ नहीं होता, फिर भी आए होते हैं कि हमारा ऑडिट कर दें, उन्होंने अक्सर बैंक से कर्जा लेना होता। ठीक है, तो ऑडिट का ये एक फायदा है। 5वां पॉइंट, इट असिस्ट इन ग्रांट ऑफ लोन बाय द बैंक। ठीक है, लोन अंडरलाइन कर ले तो आपको पता चले। क्लियर है? यहां तक हो गया बेटा? ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं लिख दिया है, जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी हो, इनकम टैक्स रिटर्न 30 जून को ही हो जाती है, 30 सितंबर को, और बाज दफा अगर कंपनीज की बात करें तो 31 दिसंबर को, 31 और बाद उसके भी काम उसके बाद। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, वो हमें ऑडिटेड अकाउंट्स ला के दे देते हैं, हमें भी ज्यादा नहीं खपना पड़ता, ऑडिटेड अकाउंट्स में से सिर्फ हम प्रोविजन उड़ा देते हैं। ठीक है, प्रोविजन इनकम टैक्स रिटर्न में प्रोविजन अलाउड नहीं है, सिर्फ उनके क्या कर लेते हैं, जो रेट्स हैं वो चेंज कर लेते हैं, बाकी हमें कोई। तो अब ये क्या, इट असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें भी ऑडिटेड अकाउंट्स या ऑडिट क्या करता है, हेल्प करता है। जल्दी से पहला फायदा ऑडिट का क्रेडिबिलिटी पावर वर्ड है। दूसरा समझ आई ये वर्ड? ठीक है, ओके। तीसरा ऑडिट हो गया तो पता चल गया, मैनेजमेंट भी और जो है शेयर होल्डर वो सारे मुतमिन है कि जितनी भी हमारी खास तौर पर स्टैट्यूटरी जो हमारी जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां वो फुलफिल हो रही है। क्लियर हो गया? इसके बाद ठीक है, उसके बाद
इनकम। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये भी फायदा है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। कुल मिला के हमने जो बात की, एक तो ऑडिटर जो है वो मटेरियलिटी पे काम करता है, सबसे बड़ा कंसेप्ट ये था। छोटी छोटी बातों पे ऑडिटर नहीं जाता, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट लगाता है, उसमें एक समरी लिखी होती है, क्या ठीक है क्या गलत। ऑडिटर की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो मैनेजमेंट थी या डायरेक्टर थे वो बेस्ट व्यू दिखाते थे, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाते थे। क्लियर हो गया? और ऑडिटर ऑफिशियल एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 तरह की होती। क्लियर हो गया? ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने कहा ऑडिट करवाते हैं लोग क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, और सम टाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता। इसके एडवांटेजेस की वजह से लोग क्या करवाते हैं? ऑडिट। यहां तक उसके बाद हमने फौरन जंप लगाया और क्या पढ़ लिए? एडवांटेजेस। 5-6 एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये साथ में आपने अभी कंसेप्चुअली को इतना नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी अच्छा ये बताएं, ऑडिट 30 जून को होता है या अक्टूबर में? दरमियान में। अक्टूबर में तो वो आ जाएगा ना, 28 अक्टूबर को तो एजीएम का टाइम है ना, अक्टूबर में ना जून में। क्लियर? दरमियान में कहीं को महीना, 2 महीने, 3 महीने का ऑडिट टाइम होता है। क्लियर है? चले कल यहीं से स्टार्ट करें। थैंक यू।